भाग्य के इस खास प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं उदय वर्मा और मेरे साथ है आचार्य प्रवीण जी। भारतीय एस्ट्रोलॉजर के हिसाब से हम इसे कैसे समझेंगे, आप हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो थैंक्स उदय भाई कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, और मैं आपकी टीम को भी थैंक्स बोलूँगा जिन्होंने इस प्रोग्राम को कंसीव किया। देखिए, बात जहाँ तक इंडियन एस्ट्रोलॉजी की होती है तो हम लोग को सबसे पहले ये समझना होगा कि ज्योतिष जो है वो एक आम आदमी को दिशा दिखाने के लिए है, एक आम आदमी को गाइड करने के लिए है। इसी वजह से हमारे ऋषि मुनियों ने एक ऐसे विज्ञान की रचना की जिससे एक आम आदमी बहुत कुछ सीख सके। तो सबसे पहले जब एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट हुआ होगा तो इसके और नॉर्मल विज्ञान के जैसा इसमें भी एक फाउंडेशन है। तो इसका जो फाउंडेशन है वो बहुत ही मूर्त रूप में है। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो इंडियन एस्ट्रोलॉजी है उसमें हम लोग ग्रह को देखते हैं, नक्षत्र को देखते हैं, सूर्य को देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं। तो ये तो मूर्त रूप में है। इसका मतलब ये हुआ कि इंडियन एस्ट्रोलॉजी का जो हमारा फाउंडेशन है वो सबके सामने है, उसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। बात तब शुरू हो जाती है जब इन ग्रह नक्षत्रों का संबंध हमारे जीवन में कैसे पड़ता है। जैसे आज का विज्ञान ये कहता है कि चंद्रमा का जो मूवमेंट है वो हमारे समुद्र के टाइड्स को कंट्रोल करता है। तो अगर समुद्र के टाइड को कंट्रोल करता है तो कहीं ना कहीं हम लोग के जीवन को भी कंट्रोल करता होगा। तो इस फॉर्मूले को डिकोड करने का काम हमारे एस्ट्रोलॉजर के जो पुराने जनक लोग थे, जैसे कि पराशर मुनि थे या बहुत सारे लोग थे, उन्होंने किया। अब आप आए कि आजकल के परेशानी को लेके, तो अगर एस्ट्रोलॉजी को आप अपने सेवा के लिए यूज़ करेंगे तो परेशानी उस समय आपको होगी ही। एस्ट्रोलॉजी का जो विज्ञान है, एस्ट्रोलॉजी का जो नियम है वो सार्वभौमिक है, सबके लिए है। भगवान राम ने भी अपने जीवन में कई परेशानियों का सामना किया, कृष्ण ने भी किया। कहने का मतलब यह कि भाग्य से सब कोई बंधा हुआ है। अब हम लोग कैसे समझेंगे कि किसका भाग्य कैसा है और किसका भाग्य कैसा है? तो इसको समझने के लिए एस्ट्रोलॉजी में कुछ रूल्स हैं, और अगर हम लोग ये प्रोग्राम आगे सीरीज़ में चलाएंगे तो उसको धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। उससे क्या होगा कि एक आम आदमी जिसकी समझ एस्ट्रोलॉजी में बिल्कुल कम है या ना के बराबर है, वो भी कुछ अपने आप को समझा पाएगा। ये बेसिक हमारा उद्देश्य है। आचार्य जी, एस्ट्रोलॉजी अगर साइंस है तो इसका चैप्टर वन क्या है? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। एस्ट्रोलॉजी अगर साइंस है तो जरूर से एक चैप्टर 1 होगा, चैप्टर 2 होगा, चैप्टर 3 होगा। तो एस्ट्रोलॉजी को समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने यूनिवर्स को समझें, ब्रह्मांड को समझें। जैसे हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें जितने सारे ग्रह हैं, और उन सारे ग्रह का जो स्वामी है वो एक तरह से सूर्य है, हम लोग मानते हैं, बिकॉज सूर्य केंद्र में है। उसके बाद सबसे नज़दीक है बुध, फिर शुक्र है, फिर आपका मंगल, पृथ्वी, इस तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे नौ ग्रह हैं, जिसमें कि सूर्य को भी हम लोग एक ग्रह मानते हैं। हालांकि खगोलीय तरीके से वो एक तारा है, लेकिन चूंकि उसका इम्पैक्ट हम लोग के लाइफ में होता है जैसे कि और ग्रह का होता है, इसी वजह से हम लोग सूर्य को भी एक ग्रह मानते हैं। अब पहला चैप्टर में हम लोग ये समझेंगे कि सूर्य या और जो नक्षत्र आदि ग्रह हैं वो हमारे जीवन में कैसे प्रभाव डालते हैं और उनका अपना गति क्या है। क्योंकि कोई भी इस जीव जगत में, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है। एल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कहा था कि यूनिवर्स इज़ एक्सपैंडिंग। तो उसी तरह से क्या होता है कि हम हर ग्रह में एक चाल होता है, किसी की चाल धीमी होती है, किसी की चाल तेज़ होती है। तो ये चैप्टर 1 होता है जिसमें हम लोग ग्रह का मूवमेंट सीखते हैं कि ग्रह कैसे मूव करता है। ये चैप्टर 1 है। तो आचार्य जी, आप ये बताइए कि जीवन में ग्रहों का मूवमेंट किस तरह से होता है? देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको तुरंत बताया कि ग्रह जो हैं वो कभी स्थिर नहीं होते, ग्रह में गति होती है। कहने का मतलब ये है कि ग्रह एक तो सूर्य के चक्कर काट ही रहे हैं, वो अपने अपने कक्षा में भी घूम रहे हैं। जैसे पृथ्वी अपने कक्षा में घूमते 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 सूर्य के चक्कर काट रही है, तो यहाँ पे 2 ग्रह हो गए, 2 गति हो गई। तो हमारे ऋषि मुनि जो पहले हुआ करते थे उन लोग का जीवन काफ़ी लंबा होता था। वो लोग क्या होता था, और सुबह उन लोग को उठने की आदत होती थी।
तो उन लोगों ने कई सालों तक इस बात को ऑब्जर्व किया होगा कि सूर्य का जो उदय का जो पॉइंट होता है और समय होता है वो सालों भर एक सा नहीं होता। जिसको आज हम लोग मॉडर्न विज्ञान में, चूँकि हम लोग के पास आज घड़ी है, क्लॉक है, डिजिटल वॉच है, तो हम लोग बता सकते हैं कि जी आज सुबह 6:26 पे हुआ तो कल 6:27 पे हो। तो ये चक्र एक बार आगे जाता है और एक बार पीछे जाता है। तो दिन उसी तरह से दिनमान जो होता है वो एक बार दिन बढ़ता है, एक बार दिन घटता है। तो जिस तरह से सूर्य के उदय और अस्त होने का एक तिथि या समय निश्चित नहीं है, उसी तरह से बाकी सारे ग्रह का भी नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे ज्योतिष के जो गुरु रहे होंगे उन लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, और उन लोगों ने ये भी ऑब्जर्व किया होगा, चूँकि एस्ट्रोलॉजी है वो ऑब्जर्वेशन साइंस है, इसको देख के हम लोग इसका रूल लिखते हैं। तो उन लोगों ने कहीं ना कहीं ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि जी सूर्य के साथ साथ चंद्रमा का भी किसी एक सर्टेन पैटर्न पे वो उदय और अस्त होता है। कोई भी ग्रह, जैसे शुक्र ग्रह सुबह सुबह दिखता है, वो भी एक सर्टेन पैटर्न पे उदय और अस्त होता है। तो उन लोगों ने लंबे समय तक ना इसको डिकोड किया होगा। अब डिकोड करने से क्या होता है कि आपके पास एक फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है। तो सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी का जो रूल जो स्टार्ट होता है वो किसी भी ग्रह के मूवमेंट से होता है, जैसे कि चंद्रमा है। अब इसके बारे में हम एक दिन कभी और बताएंगे कि चंद्रमा तो उपग्रह है, लेकिन इसको ग्रह क्यों मानते हैं, इसका भी एक्सप्लेनेशन हमारे एस्ट्रोलॉजी में है, लेकिन वो कभी डिटेल में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही समझ लीजिए कि लंबे समय तक ऑब्जर्व करने के बाद हमारे गुरुओं ने एक कैलेंडर बनाया होगा, एक पंचांग बनाया होगा, जो कि हर साल में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन होते रहता है। तो यहाँ से ये चैप्टर 1 है। आप ग्रह के मूवमेंट को समझते हैं, ग्रह कितनी गति से है वो समझते हैं, ग्रह वक्री है कि नहीं ये समझते हैं। कभी कभी ग्रह वक्री भी हो जाता है, उसकी चाल टेढ़ी हो जाती है। कभी कभी कोई ग्रह बहुत तेज होता है, कभी कभी मध्यम होता है। तो ये सब आपस में कंट्रोल एक सर्टेन पैटर्न की वजह से होता है। तो जैसा कि आपने कहा कि पहला चैप्टर क्या है, तो एस्ट्रोलॉजी का पहला चैप्टर जो है वो है कि ग्रह के गति को समझना और ग्रह के चाल को समझना सौरमंडल में। तो आम जीवन में ग्रहों की गति का लोगों पे क्या असर? देखिए, हम ये तो एक लंबा सीरीज इस पे चलाना होगा और हम लोग बात मिलेंगे, बात भी करेंगे, लेकिन इसको बहुत ही कॉन्साइज तरीके से समझाया जाए तो वो ये है कि ग्रह की गति तो एक ही होती है, लेकिन हर इंसान पे उस ग्रह की गति का अलग अलग असर पड़ता है। कारण ये होता है कि हर इंसान का जो जन्म समय होता है वो एक सा नहीं होता। कभी कोई 6:56 में होता है बनारस में, तो कोई 4:32 पे होता है चेन्नई में। तो समय जिस इंसान का जो समय स्टार्ट होगा, जो उसका जन्म समय है, उसके हिसाब से ग्रह का प्रभाव पड़ता है। और उस प्रभाव को समझने के लिए हमारे आचार्यों ने ये 12 चक्र बनाया था। इसको हम लोग लग्न कुंडली कहते हैं। तो ये लग्न कुंडली में ये जो 12 भाव है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से आने वाले एपिसोड में चर्चा करेंगे। इसी 12 भाव में आपके जीवन का सारा कहानी है और इसी 12 भाव में 9 ग्रह को हम लोग स्टैब्लिश करते हैं। तो जैसे लग्न 1 2 3 4 5 6 करके 12 भाव है, उसमें अगर मान लीजिए केतु यहाँ बैठे, राहु यहाँ बैठे, चंद्रमा यहाँ बैठे, तो ये कैसे डिसाइड होता है कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठेगा और उस ग्रह का जीवन पे क्या असर पड़ेगा। तो इस चीज़ को हम समझने के लिए हम लोग आने वाले एपिसोड में चर्चा करेंगे कि हम लोग लग्न कुंडली या लग्न चार्ट को बनाते कैसे हैं और उसको कैसे फलित देते हैं, उसको फल कैसे हम लोग उसे कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों, हम नेक्स्ट एपिसोड में जानते हैं लग्न सीखेंगे। दोस्तों, हम अगले एपिसोड में सीखेंगे कि लग्न कुंडली और जन्म कुंडली कैसे बनती है। हमारे साथ खबरिया टाइम में बने रहने के लिए आप सभी को नमस्कार। लास्ट में फिर अगर सीखेंगे हो गया ना।